नमस्ते मित्रों, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं विधि सम्मत। आज हमारे साथ आप सबकी जिसे कह लीजिए फेवरेट, बहुत से लोग उनके फैन हैं इंक्लूडिंग मी। वो उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। ये सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि बहुत व्यस्त रहती हैं। अभी भी वो आई हैं बहुत काम करके और शी इज नॉट इन बेस्ट बट फिर भी समय निकाला। अंबर जी, आपका बहुत बहुत आभार एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमस्ते। चर्चा के लिए बुलाया। तो आज चूंकि जन्माष्टमी भी है तो सारे दर्शकों को जन्माष्टमी, और जैसे हम बचपन में कहते थे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। जय करेंगे राज। तो बिल्कुल सभी को आज आपसे जन्माष्टमी की। जो हम चर्चा करेंगे, मैं आपको कई जगह पे सुन रहा था और आपका जो व्यूज था उससे मैं काफी इंप्रेस हुआ, तो मैंने कहा आपसे इस पे हमारे साथ भी चर्चा हो जाए कि विपक्ष ने एक नैरेटिव बनाया है कि ये जो मोदी 3.0 है वो कमजोर है। और स्पेशली जो पिछले कुछ 1-2 महीने में जो घटनाएं हुई हैं उससे भी ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने होम टर्फ पे कमजोर हो गए हैं क्योंकि उनकी सीटें कम हो गई हैं। विपक्ष तो ऐसा ही प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे वक्फ बोर्ड पे को उन्होंने जेपीसी में भेजना पड़ा, वक्फ बोर्ड बिल को। उसके बाद लैटरल एंट्री पे वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके के कई ऐसे ऐसे इंस्टांसेस हैं। अंबर जी, आप कैसे देखती हैं इसको? अभिषेक जी बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं तब से जो विपक्ष है वो इस तरह से खुशियां मना रहा है जैसे कि अ, स्कूल में 35% लाकर किनारे से पास होने वाला लड़का एक टॉपर लड़की की मजाक बनाता है कि है तुम बार 99% आए थे, इस बार तुम 98 पे टक गई, ऐसे कैसे? देखो देखो मैं तो 33 से 35 पे आ गया हूँ। तो ये वही वाला हाल है। तो इसको कहते हैं बेशर्मी, क्योंकि अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं और सबसे ज्यादा संविधान की वो बात करते हैं। मैं इंडी गठबंधन की बात करें अभिषेक जी, इंडी गठबंधन या खासतौर से कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो कभी भी अपने जो बहुमत पे नहीं रही है फिर भी उन्होंने खिचड़ी गठबंधन ये सब करके उन्होंने सरकार बनाई और खुद को एक मेजर स्टेक होल्डर बनाकर सत्ता में रहे। आज वो प्रधानमंत्री मोदी की मजाक बनाते हैं, बीजेपी की मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि एक मॉरल विक्ट्री नहीं है, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, वो एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। कमजोर प्रधानमंत्री वो होते हैं जो सत्ता में रहकर भी कभी मुंह नहीं खोल पाते, वो एक डमी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो कमजोर प्रधानमंत्री होते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात की जाए तो अभी वो रिसेंटली यूक्रेन दौरे से वापस आए हैं, यूक्रेन गए, रशिया गए। और प्रधानमंत्री के बाद अगर हम बात करें रक्षा मंत्री की तो यूएस दौरा। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले भी अगर हम मोदी 2.0 की बात करें उसमें भी एज इट इज और मेजर जो भी प्रोफाइल से पोर्टफोलियो की बात करें तो वो अभी भी जो मोदी जी के ट्रस्टेड उनके मिनिस्टर्स थे उनके पास उनको रिटेन किया गया है और एज इट इज सारी चीजें चल रही हैं, जिसमें हम डिप्लोमेसी की बात करें, फॉरेन पॉलिसी की बात करें या फिर हम फिनांस की बात करें, होम मिनिस्ट्री, ये सारी मेजर पोर्टफोलियोज हैं जो अभी भी एज इट इज चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता ये विपक्ष का ये एक प्रोपेगेंडा है। उनको लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने संविधान संविधान करके थोड़े से एक आध दो पॉइंट्स बढ़ा लिए पिछले चुनाव में, तो उनको लग रहा है कि उनकी एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि ये एक बोगस प्रोपेगेंडा है जो मोदी जी और सरकार के अगेंस्ट चलाया जा रहा है। तो अंबर जी, आपने बताया कि मोदी जी का भी पिछले दिनों मॉस्को की यात्रा रही, फिर कीव की यात्रा रही। तो आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी की जो छवि है, जो पहचान है, वो ताकतवर हुई है, या घर पर चूंकि उनका वोट कम हो गया है तो वह यहाँ पर भी कमजोर हैं? आप इन दोनों यात्राओं को कैसे देखती हैं? देखिए, ये कोई मोदी जी का कोई पहला टर्म नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा टर्म है और ये ऐतिहासिक है। नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और मुझे लगता है कि अपने आप में ऐतिहासिक है, वो किसी भी तरह से कमज़ोर तो नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, मिली-जुली सरकार है तो सभी जो जितने भी ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ गठबंधन किया जाता है, तो सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। और एक बात और मैं यहाँ पर जोड़ती चलूँ, जब भी कोई भी बिल पास किया जाता था
मोदी सरकार की तरफ से। तो हमेशा ये कहा जाता था कि आप जेसीपी को भी क्यों नहीं भेजे, क्यों नहीं भेजे, क्यों नहीं भेजे? अब जब जा रहा है तो कह रहे हैं कि उसके पास क्यों जा रहा है? तो इनको किसी भी हाल चैन नहीं होता कि चाहे वो जेपीसी के पास जाए या फिर जेपीसी के पास नहीं जाए। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ विरोध करना है और विरोध के लिए ये इस तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन बात अगर प्रधानमंत्री मोदी के इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो वो किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री बनने के बाद तीसरे टर्म में वो इटली की यात्रा पे गए, वो एक सफल दौरा रहा, बहुत सफल दौरा रहा और इसी तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो ग्लोबल पॉपुलैरिटी है उसके एक के बाद एक नए आयाम को छूते जा रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी अच्छा लगता है और आप जितने भी इंडियन डायस्पोरा है, आप उनसे कहीं पे भी बात करें, तो उनके अंदर एक अलग ही उत्साह नज़र आता है और वो कहते हैं कैसा कॉन्फिडेंस और ये सम्मान जो भारतीयों में नज़र आता है, वो इससे पहले नहीं था और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है और एक बहुत ही सक्सेसफुल डिप्लोमेसी ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, जिसकी चर्चा विश्व भर में की जाती है। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का या भारत का जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर है, वो कम नहीं हुआ है। हालाँकि ये बड़ी अजीब-सी बात है कि प्रधानमंत्री होते किसी भी देश के हैं, वो सभी के होते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहीं भी जाते हैं तो वो भारत को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो अगर आपको राजनीति करनी है तो आप डोमेस्टिक मुद्दों पर कर सकते हैं, लेकिन आप नीचा दिखाना प्रधानमंत्री मोदी को या इस हद और इस कदर विरोध में आप चले जाएँ कि आप देश विरोध में ही चले जाते हैं। कांग्रेस की या विपक्ष की हम बात करें पूरे इंडी गठबंधन की, ये इनकी सबसे बड़ी कमी है अभिषेक जी कि ये मोदी विरोध में कब देश विरोध देश में पहुँच जाते हैं इनको पता ही नहीं चलता है। तो एक बड़ी थिन लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप सबसे ज़्यादा संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में ये सम्मान बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है। जी। तो अब ये जो इंडी गठबंधन है, इसको आप कैसे देख रही हैं? ये जो इनको आपने ठीक कहा 35% वाला आपने अच्छा एनालॉजी ड्रॉ किया। बट क्या ये जो आने वाले 3 चुनाव हैं, उससे क्या मोदी जी की ताकत कम होगी या ज़्यादा होगी अगर मोदी जी उसको जीते या हारे? यानी बीजेपी उसको जीतती है या हारती है? अब बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के चुनाव बहुत ही अगल-बगल हैं, कश्मीर के चुनाव भी डिक्लेयर जी। किया जा चुका है। तो इस पे आप क्या देखती हैं? क्या ये मोदी जी के लिए किसी भी तरीके का कोई एक अप्रूवल टाइप का इलेक्शन होगा? देखिए अभिषेक जी, जो मुझे लगता है कि तीसरा टर्म बहुत क्रूशियल था और मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एक हल्का-सा झटका भी बहुत ज़रूरी था। अगर हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है, वो लगातार बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता रहता है, तो कहीं न कहीं जब हमें लगता है कि कहीं थोड़ा-सा उसमें गुरूर आ रहा है, वो मगरूर हो रहा है या वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, तो थोड़ा-सा अगर उसके 2-4% मार्क्स कम भी हो जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो और बेटर करता है। और मुझे लगता है कि ये जो तीसरा टर्म है उससे बीजेपी संगठन के स्तर पर भी काफ़ी कुछ बदलाव कर रही होगी और करेगी और जिस तरह से अप्रोच और जिस तरह से बीजेपी एक संगठन के तौर पर कार्य करती है, वो अपने आप में काफ़ी सराहनीय और बिल्कुल अलग है अन्य दलों से। तो ये तो एक जो उनकी नीति है वो काफ़ी अलग है और कुछ एक शिकायतें पिछले एक टर्म में रहीं जो कार्यकर्ताओं को लेकर के किस तरह से जो कुछ भी बदलाव आए लेकिन उस पर भी बीजेपी ने काम किया है। लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं, उनकी बात की जाए, जो अभी हमारे कुछ प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कश्मीर है, महाराष्ट्र है, झारखंड है और हरियाणा है। तो इन सब के चुनाव को लेकर अगर बात करें, खासतौर से हरियाणा काफ़ी चर्चा बनी हुई है कि क्या वापस से बीजेपी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। मुझे लगता है कि हरियाणा के चुनाव काफ़ी अहम है कई नज़रिए से और मुझे लगता है जिस तरह से पिछले दिनों में समीकरण बदली है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कांग्रेस का कोई बोलबाला हो रहा है या जो सेंटिमेंट है, वो कांग्रेस की तरफ बने हुए हैं। लेकिन काफ़ी हद तक बीजेपी खुद के लिए एक बड़ी जगह बनाने में कामयाब हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले चुनावों में एक बार फिर से बीजेपी हरियाणा में आएगी और महाराष्ट्र में और लेकिन अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, जो कि अभी बहुत समय है, लेकिन एक बार फिर से अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी वापस आएगी। ये मैं मेरा अभी तक का अनुमान है। जी।
मैं आपसे कहूं तो मेरा भी ये है कि जब इस बार इलेक्शन हो रहे थे अंबर जी, तो मुझे डर लग रहा था कि बीजेपी 272 आएगी कि नहीं। मैं आपसे दिल की बात बता रहा हूँ। पिछली बार वाले में मैं कॉन्फिडेंट था कि 300 क्रॉस कर रहे हैं, इस बार मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। अब अगली बार के लिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि 350 आ रहा है किसी भी कीमत पे। खैर वो तो हम लोग दोनों लोग साथ ही देखेंगे मुश्किल उस सिर्फ समय। यही था, इस बार ये था कि इस बार बस निकल जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे बहुत सारे मेजर रीजंस वैसे रहे ये इससे मुझे पूछना पड़ेगा आपसे। आप ये बताइए, आपको क्या लगा, क्या कारण हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्या कारण हो सकते हैं बीजेपी के कम ये पीछे कमर हाँ, आने के लिए? देखिए, मुझे जी ऐसा जी। लगता है जिस तरह से पिछले टर्म में बीजेपी का के जो कार्यकर्ता थे, उनको लेकर एक बीजेपी के अंदर जो एक अप्रोच आई, कार्यकर्ताओं को अहमियत, वो इज़्ज़त नहीं मिली। आरएसएस को लेकर बयान देना, वो कई सारे ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से संघ के कार्यकर्ता थे, वो लास्ट मोमेंट पीछे हट गए। और एक कहीं न कहीं जो अहम कुछ लोग थे या जो ग्रुप्स थे जो एक वोट बैंक के तौर पर भी, या एक कहते हैं कि रिवायती जो वोटर्स बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, उनको वो अहमियत, वो सम्मान नहीं मिला। कहीं न कहीं उसकी वजह से भी उन लोगों में नाराज़गी थी, वो नाराज़गी उन्होंने दर्ज कराई और वो झटका दिया। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी से दूर हो गए, लेकिन थोड़ा-सा अपनी अहमियत का एहसास दिलाना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और मुझे लगता है कि उससे बीजेपी सीखेगी और सीखा होगा ज़रूर। और वो बदलाव हमें आने वाले चुनावों में, जो प्रदेश के चुनाव हैं या आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, उनमें हमें ज़रूर नज़र आएगा। तो ये एक हल्का-सा झटका था, ऐसा नहीं है कि वो जाकर कहीं और किसी दूसरे दल के पास या किसी अन्य दल के पास चले गए हैं, ऐसा नहीं है। वो एक वक़्तिया होता है, थोड़ा-सा झटका जो देना ज़रूरी होता है। जी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ और आपसे। इसके मुझे भी लगता अलावा है थोड़ा। जो सबसे बड़ा, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का एक प्रोपेगेंडा रहा, उनको लग रहा था कि वो संविधान को लेकर जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उससे उन्होंने कुछ हद तक लोगों को वर्गलाने में उनको थोड़ी-सी कामयाबी मिली, लेकिन ऐसा नहीं, उनको उससे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उनको लग रहा है कि बस इसी को लेकर हम बस हम्म। आगे चलते हम्म। रहेंगे और यही एकमात्र रास्ता है जिससे हम वापस सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसके अलावा कुछ देश विरोधी ताकतें जिन्होंने काफ़ी हद तक फंडिंग पंपिंग की भारत में रिजीम चेंज करने के लिए। लेकिन हमारी जो देश की जनता है वो काफ़ी समझदार है और इन सारी चीज़ों को भली-भाँति समझती है। किसी भी प्रोपेगेंडा में ईज़िली नहीं आती है। तो कई सारे ऐसे रीज़न्स रहे जिनकी वजह से बीजेपी को हल्का-सा झटका लगा। हालाँकि कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी उसी तरह से मज़बूती से आगे बढ़ रहे हैं। जी। अ, इस सब से आपने चूंकि बाहर के फंडिंग और इसकी बातचीत की, तो मुझे ये प्रश्न भी आपसे पूछना ही पड़ेगा। आजकल जातीय जनगणना के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है, आप इसको भारत के भविष्य के लिए कैसा मानती हैं? आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जातीय जनगणना की बात वो कर रहे हैं, जिनकी जाति पूछने पर जब संसद में उनकी जाति पूछी गई, अनुराग ठाकुर, तो अखिलेश यादव कहते हैं कि जी जाति जाति पूछे, फिर जाति तो आप ही, जातीय जनगणना की बात आप करते हैं, अगर आपकी हाँ, जाति हाँ। पूछी जाती है तो आपको बड़ा बुरा लगता है। तो फिर आप जातीय जनगणना किस आधार पर करना चाहते हैं? अगर आप एक सेक्युलर देश में रहते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप सेक्युलर एक राजनीति करते हैं, सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, जातीय जनगणना किस उद्देश्य से करना चाहते हैं? क्या आप देश में उसके आधार पर लोगों को भड़काना, बाँटना चाहते हैं? बँटवारे की राजनीति कांग्रेस ने ही उसको जन्म दिया, और जिस तरह से लोगों को धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर बाँटा गया, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, और हम सब एक हैं, हमारा डीएनए, हमारा ब्लड, हमारा सब कुछ एक है। हमारी भाषाएँ बड़ी अलग-अलग हो सकती हैं, विविधताओं वाला देश है, पता नहीं क्या-क्या बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। लेकिन फिर आप ये बातें करते हैं, तो कहीं न कहीं उसके पीछे साफ नज़र आता है कि आपका राजनीतिक उद्देश्य है, और आपको किसी भी जाति विशेष से कोई भी लेना-देना नहीं है। आप किसी भी आपको उनके जो भी रिवायती वोट बैंक्स रहे या जो भी वोटर्स रहे, उनकी बात करें, किसी का भी भला आज तक कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ़ इस्तेमाल करती है देश को, देश के रिसोर्सेज़ को, और जितने भी वोटर्स रहे हैं उनको। कोई भी एक ऐसा वर्ग नहीं है जिसको कांग्रेस ने खुश किया हो या जिसको ठगा ना हो। तो ये एक ऐसा है, वही है ना कि कोई तो फ़िल्मी डायलॉग है कि कोई तो ऐसा कोई सगा सगा नहीं नहीं जिसको। समथिंग समथिंग एल्स, जिसको वो ठगा नहीं। बेसिकली क्या तो फिल्म है, ठग्गू के लड्डू, ये उनका कैच अच्छा। लाइन है।
कि ऐसा कोई सगा नहीं ठगा जिसको नहीं हमने जिसको हमने ठगा नहीं है। ठगा। तो अच्छा ये एग्ज़ैक्टली बताइए कि राहुल गांधी जी ने तो ये भी कहा मिस इंडिया में भी आजकल वो एब्सोल्युटली, घूम रहे, एब्सोल्युटली वो कहते हैं कि मिस इंडिया इस में पे क्या उनको कोई कहेंगे आप? ओबीसी नज़र नहीं। अब बताइए, मतलब ये देखिए, इसको मानसिक दिवालियापन ही कहेंगे कि भई आप हर जगह अगर रिज़र्वेशन दे देते हैं तो वही सब आपकी प्रतिभा कहाँ है? वहाँ पर भी अब देखिए, राहुल गांधी का जितना दिमाग है, जितनी बुद्धि उनके पास है, उतनी बुद्धि उनकी चलती है। वो करवा दें मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड में रिज़र्वेशन, और हम तो साथ में फिर ये इतना बड़ा मुद्दा उठाया आज तक किसी भी देश के किसी सामाजिक कार्यकर्ता का, किसी भी इतने बड़े, इतने सारे पॉलिटिशियन हैं, आप पूरे देश में चले जाइए, किसी का ध्यान नहीं गया जहाँ पर राहुल गांधी का गया। आप बताइए, इससे पहले कोई पैदा हो रहा है जिसने इतना बड़ा मसला उठाया हो हमारे देश में? राहुल गांधी को मिस इंडिया में रिजर्वेशन चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी का। तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत अच्छा मुद्दा है, और इस पे हम सबको आवाज उठानी चाहिए। राहुल गांधी के साथ हम सब हैं। तो जी, वो तो वो आवाज क्या उठाएंगे ये नहीं पता, लेकिन उठानी तो चाहिए, मैं सहमत हूँ आपसे। बिल्कुल बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हालांकि फैक्चुअली वो इनकरेक्ट हुआ क्योंकि कोई मिस एक्का है, उनको 2 साल बहुत पहले सारे मिला। हैं, एग्ज़ैक्टली, फैक्चुअली इट हाँ, इज़ अनकरेक्ट, कई सारे ऐसे नाम हैं जी। जो कि उनके जो बोगस प्रोपेगेंडा है उसको पूरी तरह से बस्ट करते हैं। तो राहुल गांधी बेचारे, उनको जितना ज्ञान है, जितना प्रोपेगेंडा वो कर सकते हैं अपनी बुद्धि के मुताबिक, वो उतना ही कर पाते हैं। और वो वहीं वहीं धाराशायी हो जाता है। बड़ा मुझे बुरा भी लगता तो है। अब इसी से इस मुद्दे में भी आते हैं कि जो एक बीजेपी का अप्रोच है इस समय इलेक्शंस को लेकर के, क्या वो ध्रुवीकरण की राजनीति जो उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है उसको वो करवा रहे हैं? क्योंकि ऐसे मुद्दे हम देख रहे हैं जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठ रहे हैं, या आप देखती, या आप इसको समझती हैं कि ये एक एक सामाजिक भावना है जो अब उभर के आ रही है, जैसे यूके में हुआ है? आप इसको कैसे देख रही हैं जो आजकल देखिए ध्रुवीकरण की राजनीति का इल्जाम बीजेपी पे लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सरासर एक इल्ज़ाम है। ध्रुवीकरण अगर किसी ने किया है या ध्रुवीकरण की राजनीति की है, तो वो कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस ने ही जात और धर्म के आधार पर जो राजनीति की, और इस तरह के प्रोविज़न्स और इस तरह की बॉडीज़ क्रिएट कर दी। कुछ एक एनजीओज़ हैं, लीगल प्रोविज़न्स हैं, हम वक्फ एक्ट की बात करें, या फिर पर्सनल लॉज़ की बात करें, पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, ये सारी चीज़ें हुई, और या संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए सेक्युलरिज़्म या सोशलिस्ट, उसके बाद ही देश में जो सेक्युलरिज़्म की सपोज़िटली राजनीति स्टार्ट हुई, और उसके बाद जो कुछ भी, और उसके आधार पर ही देश में लोगों को बाँटा गया, धर्म और जातियों को। तो ये जो कुछ भी कांग्रेस ने एक ज़हर हमारे देश में फैलाया, उसको अनडू करने की जो कोशिश है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि अगर आप बात करते हैं कि आप एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में रहते हैं, तो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में कहीं पर भी धर्म इन्वॉल्व नहीं होता पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक लाइफ में। आप एज़ वोटर, एज़ इंडिविजुअल, एज़ सिटिज़न, जो आपके राइट्स हैं, उनको इक्वली इंश्योर किया जाता है कानून के मुताबिक। लेकिन हम अगर बात करें अपने देश में सिविल लॉज़ की या सिविल राइट्स की, तो हमारे देश में पर्सनल लॉज़ हैं, वो धर्म के आधार पर बने हुए हैं। आप लीगल एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर जानते हैं इन सारी चीज़ों को। तो ये, अगर हम एक तरफ, तो संविधान हमें कहता है कि हर एक भारतीय नागरिक बराबर है कानून की नज़र में। लेकिन सबसे पहले तो ये बोल दिया, फिर उसके बाद अभिषेक मिश्रा और अंबर ज़ैदी के सिविल राइट्स अलग-अलग करती है। भई ये तो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हो गई सारी चीज़ें। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज़ें हैं, उनको ठीक करना, या वक्फ बोर्ड का होना, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं और हम मानते हैं कि संविधान जो बराबरी का अधिकार देता है, तो फिर आप वक्फ बोर्ड की क्या आवश्यकता है? अगर सरकार सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, या फिर जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको बनाती है, वो सबके लिए बनाती है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर किसी के साथ भी किसी भी तरह का कोई भी बायसेस रखा जा रहा है। इनफैक्ट मुसलमानों को गरीबी रेखा की से नीचे होने की वजह से जो ज़्यादातर स्कीम्स हैं, उनका फ़ायदा मुसलमानों को ज़्यादा मिलता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, चाहे जन धन योजना की बात करें,
या फिर किसान सम्मान निधि की बात करें, ऐसी भी जितनी भी योजनाएँ हैं, उनमें ज़्यादातर मुसलमान, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी भेद नहीं किया जा रहा है, तो आपको जो चीज़ें भेद करती हैं समाज में, उन चीज़ों को रखने की आवश्यकता क्या है? और सबसे पहली बात ये है कि उन रिसोर्सेज़ का इस्तेमाल गलत हो रहा है। वक़्फ़ लैंड की बात करें, तो उसपे जो इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम लीडर्स हैं, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, ओवैसी उनमें एक हैं। और भी बड़े सारे नाम हैं जो वक़्फ़ लैंड का बड़ा स्कैम होता है। और भी कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो आम नागरिक हैं, उनकी लैंड पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है बेचारे, फिर वो रोते रह जाते हैं क्योंकि वो कोर्ट भी नहीं जा सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो और स्पेशली जब हम सिविल राइट्स की बात करते हैं, तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में हूँ पिछले ऑलमोस्ट 8-9 साल से। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जब जब भी आप बात करें बराबरी के अधिकार की, तो कहते हैं भई देश विविधताओं वाला है, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होने देंगे। देश विविधताओं वाला है, लेकिन विविधताओं वाले के नाम पर या विविधता होने की वजह से क्या हम महिलाओं के अधिकारों के साथ हम कोई अनदेखी या उसको इग्नोर कर सकते हैं या उसको किया जा सकता है? इट इज़ टोटली अनजस्टिफाइड। और मुझे लगता है जो इतनी सारी अ, अनदेखी हुई और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट की कई बार ऑब्जर्वेशंस रही हैं और उन्होंने सरकारों को कहा, सरला मुद्गल केस हो, 85 का शाहबानो केस हो और भी कई सारे ऐसे केस हैं। इनफैक्ट सायरा बानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारों को यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कुछ सोचना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए। तो ये तो कोई हालाँकि ये बीजेपी मैनिफेस्टो का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बार-बार सरकारों से ये कहा है कि इस पे कुछ करना चाहिए। तो धर्म और जाति के आधार पर इस तरह से किसी पे इल्ज़ाम लगाना कि बीजेपी हिंदू-मुसलमान की राजनीति करती है, ये गलत है। बल्कि 1985 के बाद जो शायरा बानो सॉरी जो सायरा बानो केस आई एम सॉरी जो सायरा बानो सॉरी शाह बानो केस हुआ था, उसमें जिस तरह से मुसलमान इकट्ठा हुए थे लाखों की संख्या में इंडिया गेट पर, तो उससे कांग्रेस सरकार जो डरी और उसके बाद से उन्होंने सोचा कि मुसलमानों के किसी मुद्दे को हाथ नहीं लगाना। ये जैसे उनको रहने दीजिए, इनको बस इस्तेमाल कीजिए, इनके सर पे हाथ फेरिए कि आप बहुत बढ़िया हैं और आप पैसे ही रहिए, इनका इस्तेमाल करते रहिए। मुसलमानों को वो आदत पड़ी हुई है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हमको आप हाथ ना लगाइएगा, हम बदमाशी करें, गुंडागर्दी करें या कुछ भी करें। तो एक भारतीय नागरिक जिसको संविधान अधिकार देता है, तो संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ संवैधानिक ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो अधिकार तो लिए हमने, लेकिन ज़िम्मेदारी हमने एक नहीं निभाई। तो अब समय आया है कि हम संवैधानिक ज़िम्मेदारियाँ भी निभाएँ, जो समाज में सोशल इनजस्टिस की हम बात करते हैं, हम किसी तरक्की की बात करते हैं, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, फॉरेन पॉलिसी की बड़ी चर्चा हो रही है, अंबर ज़ैदी को बराबरी का अधिकार नहीं मिला हुआ। ये कौन-सी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कौन-सी डेमोक्रेसी है? तो सबसे पहले तो जो सोशल जस्टिस होता है, आप उसको कीजिए, फिर आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाइएगा, आप बड़े बनिएगा। तो अगर आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हैं और आप टच वुड हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो बहुत अहम होती हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। मुझे लगता है कि इसी तरह से करते रहना चाहिए। जो विपक्ष है उसका काम है प्रोपेगेंडा करना, वो हमेशा रोती-रोती हैं, ये हो गया, वो हो गया, देश में खतरा, देश को खतरा, संविधान खतरे में, हिंदू मुसलमान खतरे में। देश में जो अहम कदम है देश की सुरक्षा और सामाजिक न्याय को लागू करने जी। के लिए उनका होना बहुत ज़रूरी है। मन में तो 1-2 प्रश्न और उठे, लेकिन मैं उससे पहले कि जो मेन प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा था कि बंगाल में आप एक खुद महिला हैं और आप खुद भी व्यस्त रहती हैं, आप रात में ट्रैवल करती होंगी, दिन में ट्रैवल करती होंगी, ऐसी जगह जाती होंगी। जो एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ, हालाँकि मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँ कि मुझे थोड़ी नाराज़गी इस बात पे भी है कोर्ट से कि उन्होंने डॉक्टर के साथ हुआ तो सुओ मोटो एक्शन लिया, लेकिन बीजेपी के कितनी कार्यकर्ताओं के साथ ये किया गया और कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया गया। खैर चलिए, जो भी हुआ। इसमें आप कैसे देखती हैं टीएमसी के इस व्यवहार को? उस महिला डॉक्टर को पहले सुसाइड डिक्लेयर किया गया, फिर पता नहीं क्या अब क्या सच है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप एज़ अ फीमेल, एज़ अ महिला क्या भारत में सुरक्षित महसूस करती हैं ये सब देखने के बाद, या आपको गुस्सा आता है, कोफ्त आता है? क्या क्या कैसे इसको डिस्क्राइब कीजिएगा?
ऑनेस्टली अभिषेक जी बहुत बहुत बुरा लगता है और लिटरली दिमाग एकदम खाली हो जाता है, एकदम शून्य जिसे कहते हैं। और कि एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ ऐसा होता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताती चलूँ, सुबह में इंस्टाग्राम मैंने अपना खोला, मैं देख रही थी तो एकदम से न्यूज़ आई कि किसी ने गाय की बछिया के साथ दुष्कर्म किया। थोड़ा-सा नीचे 2-3 पोस्ट में स्क्रॉल कर रही थी, गई तो कुतिया के साथ दुष्कर्म किया। मतलब न्यूज़ देखिए, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, कुतिया के साथ, बछिया के साथ। बच्चियों पे, महिलाओं पे आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि वो पुरुषों को अ इस तरह से उत्तेजित कर देती हैं, इस तरह के कपड़े पहनती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं, रात को बाहर जाती हैं। लेकिन आप कुतिया, बछिया पे कौन-सा इल्ज़ाम लगाइएगा? क्या कहिएगा कि उन्होंने क्या किया था? तो सवाल ये है कि हमारे समाज में जिस तरह से हम अगर एनसीआरबी डेटा की भी बात करें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर सही दिशा में मुझे लगता है कि कार्य नहीं हुआ। हम सोशल रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मैं खुद भी बात करती हूँ कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमारे समाज में ऐसा होना चाहिए, बेटियों को मजबूत बनाइए, पढ़ाइए-लिखाइए। आप बेटियों को कितना भी मजबूत बनाइए, जब झुंड, एक दर्जन भर आदमी एक लड़की के ऊपर हमला करेंगे, तो वो कितनी भी मजबूत बन जाए, कैसे वो खुद को सुरक्षित करेगी, कैसे अपनी सुरक्षा को इंश्योर करेगी? सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि जो समाज से शुरू होता है, सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बेटों की परवरिश पर ध्यान देना चाहिए, जितना ध्यान वो बेटियों की परवरिश पे देते हैं कि आप ऐसे ना करो, वैसे ना करो, उसका आधा ध्यान अगर बेटों पे दे दें, तो इस तरह के बेटे हमारे समाज में नहीं होंगे, जिस तरह के बेटे हर दिन लड़कियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते हैं। और उसके अलावा पुलिस रिफ़ॉर्म, जुडिशियल रिफ़ॉर्म्स बहुत आवश्यक हैं, समाज में त्वरित न्याय को लागू करने के लिए। और साथ ही साथ जो सरकारें हैं, टीएमसी की मैं बात करती हूँ, आपने एकदम सही बिल्कुल पॉइंट आउट किया। मैं खुद इस बात को कहती हूँ कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, वो भी एकदम सिलेक्टिव उनका सो मोटो निकल के आता है। उनको लगता है कि जहाँ पर उनकी भी इक्वेशन बैठ रही है, वो करते हैं। गिरिजा टीकू केस में नहीं लिया। या फिर आप देखिए, जब राजस्थान में ये घटना हुई, जब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने कोई स्वतः संज्ञान नहीं लिया। या वेस्ट बंगाल में कितनी सारी घटनाएँ हुई, उसपे कोई भी स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता। और इनफैक्ट टीएमसी के द्वारा जिस तरह से बलात्कारियों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है राजनैतिक, ये हुँ। सवाल होना चाहिए कि किस तरह से। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि एफआईआर में देरी क्यों हुई? देरी क्यों हुई, इस पे अभी तक टीएमसी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस हुआ, वो सब कुछ, इतने सारे सवाल हैं। ये सिर्फ़ एक सिंपल बलात्कार का केस नहीं है, बलात्कार और मर्डर। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जो उस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में छुपा हुआ है, उस हॉस्पिटल में छुपा हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर चल रही थी, जिनको छुपाने की, दबाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें टीएमसी, ममता सरकार इन्वॉल्व है। इसीलिए और जब लोगों को गुस्सा आ गया, तब इस पर टीएमसी सरकार ने थोड़ा-सा अ, अपना वो दिखाया। ममता बनर्जी खुद सड़क पे निकल आई न्याय देने के लिए, एकदम केजरीवाल स्टाइल में। तो बड़े अफ़सोस की बात है कि एक ऐसा इकलौता राज्य जहाँ पर खुद महिला अ ना कि सिर्फ़ मुख्यमंत्री है, बल्कि होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके राज्य में ऐसा होता है कि एक लड़की के साथ इतना जघन्य अपराध होता है। और उसको सबसे पहले सुसाइड बनाने की कोशिश की जाती है। पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया जाता है, 14 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है। बड़े सवाल हैं जिसको इनफैक्ट सबूतों दो जिस जो सेमिनार हॉल था, जहाँ पर ये घटना हुई, उसकी 2 दीवारों को तोड़ दिया गया, वॉश बेसिन चेंज हो गया। एकदम रातों-रात सारी कुछ चीज़ें हो गई। जिस तरह से सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी सीबीआई बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने में कामयाब हो पाई है। और उम्मीद करते हैं कि उस लड़की को, उस बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। हम कब तक रेप्स का इंतज़ार करेंगे कि रेप हो, कोई एक निर्भया से अगला अभया बन जाए, तब हम जाके कोई कुछ करेंगे। मुझे लगता है कि जो कोई भी अभी तक जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया है या जो कोई भी प्रोविज़न्स हैं, वो नाकाफ़ी हैं। और सबसे बड़ा सवाल हमारी जुडिशरी पे और हमारी जो न्यायिक प्रणाली है, उस पे उठता है, क्योंकि अ, इतना स्लो प्रोसेस है
पेंडेंसी ऑफ केसेस, नंबर ऑफ जजेस की कमी, सारी चीज़ें बहुत बड़े सवाल हैं। हमारी पुलिस इस तरह की है, सेंसिटाइज़ेशन ऑफ पुलिस नहीं है, उनको कोई अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से समाज में बेटियों को इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। दे दीजिए 5 को फांसी, आप सड़क पर चौराहे चौराहे पर खड़े होकर। डर कानून का नहीं है, जब तक कानून का डर नहीं होगा, तब तक बेटियों को और राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा इस तरह के अपराधियों को, तब तक कोई न्याय नहीं मिल सकता भारत में बेटियों को। आपको ये मैं इस प्रश्न के साथ खत्म करना चाहूँगा कि एज़ अ फीमेल, एज़ अ महिला, आप क्या महसूस करती हैं जब आप ये सब चीज़ें देखती हैं? क्या आपको अपने मन में डर लगता है या आपको समाज पे गुस्सा आता है कि इतना कुछ आप कर रही हैं इंडियन वुमेन के लिए, आप लड़ाई लड़ रही हैं, पर इससे कहीं न कहीं एक मोराल तो टूट जाता होगा सुनने के बाद कि कोई सुरक्षित ही नहीं है इस तरीके से यदि हमारी बच्चियों के साथ किया जाए और इन सबके घर में माँ है, बहनें हैं, बेटी, फिर भी ये समाज इतना इतना अत्याचारी क्यों हो गया है, ये समझ ही नहीं आता है। तो आप क्या एब्स कभी घुटन, डर क्या महसूस करती हैं? बिल्कुल होता है और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि हर एक लड़की, हर एक महिला और बच्ची के मन में ये डर बैठता है और बैठा हुआ है। यहाँ तक कि आप सोचिए कि पहले ऐसा माहौल होता था कि आप आस-पड़ोस के लोग, मामा, चाचा, उनको हमारे यहाँ बोला जाता है, हर किसी को रिश्ते से बुलाते हैं हमारे देश में। बच्चों को कहीं लाने ले जाना हो, किसी को छोड़ना हो, तो बड़ा एक-दूसरे पे भरोसा करते थे। लेकिन आज का वो समय है, जब अपने घर के ही पुरुषों पर महिलाएँ अपनी बच्चियों को लेकर, छोटी बच्चियों को लेकर ख़ास तौर से भरोसा नहीं करती हैं, तो ये वो समय आ गया है। सोचिए बिल्कुल भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा नहीं है। कहीं पे बेटियों को नाइट स्टे अलाउ नहीं होता क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए, जहाँ पर बेटी की सुरक्षा के साथ कोई भी किसी तरह का हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो ऐसे में जहाँ पर हम हमारे यहाँ रिश्तेदारों में जाकर लोग रहते थे, आस-पड़ोस के लोगों से इतने जुड़े होते थे। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जिसकी वजह से समाज में लोगों का एक-दूसरे से भरोसा उठ जाता है और लोग सतर्क हो जाते हैं कि कहीं हमारे साथ या हमारी बिटिया के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। और ज़िम्मेदार सिर्फ़ इसके लिए समाज ही नहीं है, हमारी न्यायिक प्रक्रिया, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन, सभी लोग हैं क्योंकि इसमें सब मिलकर शामिल हैं जो बेटियों के साथ जो भी अपराध होते हैं और इस तरह के अपराधों के बाद भी अ, हमारे यहाँ सिर्फ़ मोमबत्तियाँ जलती हैं। हम मोमबत्तियाँ जलाते रह जाते हैं, बस मोम जलाते रहिए बस और हमारी बेटियों की इस तरह से एक और सिर्फ़ बच्चियाँ भी देखते हैं। सिर्फ़ एक आम बलात्कार या हत्या नहीं होती। ये सोचिए इतनी जघन्य कि एक से ज़्यादा एक जघन्य अपराध होता है, एक से एक ज़्यादा ऐसा रेप होता है कि पिछले रेप को आप कम समझने लग जाते हैं, कि अच्छा इससे कम तो उसमें हुआ था, ये तो उससे भी ज़्यादा जघन्य है। तो आप बड़ा मजबूर फ़ील करते हैं कि आप कुछ भी बन जाइए लेकिन आप रहते एक हुँ, लड़की ही हैं, लोगों के मर्दों की नज़रों में आप सिर्फ़ एक माँस का टुकड़ा हैं। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, आप कुछ भी बन जाइए मगर आप कुछ मर्दों की नज़र में सिर्फ़ मांस का टुकड़ा है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये एक कड़वी सच्चाई है जो अमर जी ने कही और हमें एज़ अ मैन कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इस पे अपना सर झुकाना पड़ेगा मैं सारे कि मर्दों को नहीं बोल रही, सब मर्द ऐसे नहीं हैं। बहुत सारे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और बहुत सारे लोग इतने अच्छे हैं जिन पे आप बड़ा एकदम आँख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। सारे मर्द ऐसे नहीं होते, लेकिन वो मर्द जो लड़कियों को सिर्फ़ एक माँस माँस का टुकड़ा समझते हैं, हुँ, तो उनके सवाल है और बिल्कुल सवाल जायज़ है। बिल्कुल जायज़ है बिकॉज़ आप पता कैसे कीजिएगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। बिल्कुल जायज़ है आपका सवाल। अमर जी ऑन दिस सैड नोट बट आल्सो ऑन अ गुड नोट कि आपने मेरे लिए समय निकाला, अपना बहुमूल्य समय, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपसे फिर मिलेंगे और आपकी जो एक्सपर्ट राय है, लोग मुझसे बोलते हैं कि अमर जी को बुलाइए। वो सुनते रहेंगे। आपको एक बार फिर से शुभ रात्रि, गुड नाइट, नमस्ते।